क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म होने लगते हैं और ये सोचकर थोड़ी निराशा होती है कि भाई काश काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे बिना ज़्यादा उलझन के, है ना, बिना किसी फैंसी फाइनेंस डिग्री के अपनी आर्थिक ज़िंदगी को पटरी पर लाया जा सके, थोड़ी आज़ादी सी महसूस हो। हाँ, ये तो मतलब बहुत लोगों की चिंता है। और अच्छी बात यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना अक्सर लगता है। अच्छा। हाँ, आज हम रमित सेठी की काफ़ी पॉपुलर किताब है आई विल टीच यू टू बी रिच, उसके हिंदी सार पर बात कर रहे हैं। और ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती बल्कि एक ठोस मतलब बिल्कुल एक्शन वाला 6 हफ्तों का प्लान देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि इस किताब के वो खास आइडियाज़ और स्टेप्स समझें जो पैसे कमाने, बचाने, निवेश करने और सही मायनों में एक स्मार्ट फाइनेंशियल जिंदगी जीने में हेल्प कर सकते हैं। जी, ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि करने पर जोर देती है किताब, है ना? तो तैयार हैं इस किताब की परतों को खोलने के लिए? जरूर, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी मानसिकता। अक्सर हमारी आर्थिक दिक्कतें वो यहीं से शुरू होती हैं। ये बात तो है। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने का एक ही सीधा रास्ता है, बस ज्यादा पैसे कमाओ। लेकिन किताब कहती है कि ये सोच शायद पूरी तरह सही नहीं है, अधूरी है। हाँ, आपने सही पकड़ा। किताब इसी आम धारणा को चैलेंज करती है। देखिए, ज्यादा कमाना जरूरी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। किताब के हिसाब से अमीर होने का असली मतलब कोई करोड़ों का बैंक बैलेंस जमा करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मतलब है अपनी शर्तों पर अपने पसंद की जिंदगी जीना। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की चिंता किए बिना वो सब कर सकें जो किसी के लिए मायने रखता है। ये मनचाही जिंदगी या रिच लाइफ, ये आइडिया सुनने में तो अच्छा है, पर इसका मतलब क्या है? कहीं ये फिजूल खर्ची को बढ़ावा तो नहीं देता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर किताब का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, स्ट्रेटेजिक बने, कंजूस नहीं। स्ट्रेटेजिक बने, कंजूस नहीं। हाँ। मतलब ये नहीं कि पैसा उड़ाना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आप सोच समझ कर तय करें कि आपके लिए वाकई क्या जरूरी है, क्या चीज आपको खुशी देती है। जैसे हो सकता है किसी के लिए घूमना बहुत जरूरी हो, या कोई अपना शौक पूरा करना हो, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो। किताब कहती है इन चीजों पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करें। बिना गिल्ट के, ठीक है। और बाकी चीजों पर? बाकी चीजों पर, हाँ, उन पर कटौती करें बेरहमी से। मतलब उन खर्चों पर लगाम लगाएं जो आपकी उस रिच लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। ये फर्क करना सीखना ही यही चाबी है। अच्छा। इसीलिए रमित कहते हैं डोंट बी चीप, बी स्ट्रेटेजिक। सोचिए कौन सी चीजें आपको सच में खुशी देती हैं और कौन सी बस आदत बन गई हैं या शायद दिखावे का हिस्सा है। ये सोचने का तरीका ही काफी अलग है। मतलब हर चीज में कटौती करने के बजाय उन चीजों पर फोकस करें जो मायने रखती हैं। चलिए, ये मानसिकता तो समझ आई। अब उस चीज पर आते हैं जिसे किताब का शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है, ऑटोमेशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, सुनने में लग सकता है, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है और बहुत पावरफुल। ऑटोमेशन का मतलब है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इस तरह सेट करना कि पैसे वो अपने आप सही जगह पहुंच जाएं, बिना आपके हर महीने के इंटरफेरेंस के। मतलब बिना किसी विल पावर के या याद रखने की जरूरत के? एग्जैक्टली। ये विल पावर या याददाश्त पर निर्भरता खत्म कर देता है। अच्छा, मतलब जैसे ही सैलरी आई उसका एक हिस्सा अपने आप बचत में चला गया, एक हिस्सा निवेश में और बाकी खर्च के लिए अकाउंट में। मुझे कुछ मैन्युअली ट्रांसफर नहीं करना। बिल्कुल यही। सोचिए कितना तनाव कम हो जाएगा इससे। हर महीने ये हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा कि कितना बचाना है, कहाँ लगाना है। आप एक बार सिस्टम सेट करते हैं, जैसे बैंक में ऑटो डेबिट लगा दिया। हाँ, अरे वाह, ये तो सच में जबरदस्त आइडिया है। क्योंकि कई बार अच्छी नीयत होने के बावजूद हम चूक जाते हैं, ना? हाँ, बिल्कुल। ये तो अनुशासन को सिस्टम में ही डाल देता है। लेकिन सिस्टम सेट करने के लिए पहले कुछ और चीजों को ठीक करना जरूरी होगा, जैसे कि कर्ज। बहुत लोग कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। निश्चित रूप से। और कर्ज को लेकर भी किताब एक बैलेंस नजरिया देती है। वो ये नहीं कहती कि सारा कर्ज बुरा है, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करने पर जोर देती है। मतलब डरने के बजाय उसे समझने की बात है। समझदारी से मैनेज करना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं? हाँ, कुछ कर्ज निवेश की तरह हो सकते हैं। जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन लिया, या अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया। ये आपकी संपत्ति या कमाई की क्षमता बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। ओके। लेकिन
वो जो ज्यादा ब्याज वाला कर्ज होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा या पर्सनल लोन, वो आपकी आर्थिक तरक्की को बुरी तरह रोक सकता है। किताब कहती है कि ऐसे महंगे कर्ज को सबसे पहले चुकाना बहुत जरूरी है। तो किताब कर्ज चुकाने की कोई स्ट्रैटेजी भी बताती है, सिर्फ ये नहीं कि चुकाओ बल्कि कैसे चुकाओ? हाँ, बिल्कुल। इसमें डेट एवलांच मेथड जैसी रणनीतियां बताई गई हैं। डेट एवलांच ये क्या है? इसका मतलब है सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज पर पहले फोकस करें और उसे तेजी से खत्म करें। जैसे ही वो खत्म हो तो जो पैसा बच रहा है उसे अगले सबसे महंगे कर्ज पर लगा दें। ये गणितीय रूप से सबसे तेज तरीका है कर्ज से बाहर निकलने का, और ब्याज पर आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और इसी से जुड़ा है क्रेडिट स्कोर का मुद्दा। आजकल भारत में इसकी अहमियत तो काफी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा। आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक तरह से आईना है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भविष्य में आपको आसानी से और बेहतर शर्तों पर लोन दिलाने में मदद करता है। मतलब कम ब्याज दर पर? हाँ, बिल्कुल। चाहे वो घर के लिए हो, गाड़ी के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए। और कम ब्याज दर का मतलब है लंबी अवधि में भारी बचत। सोचिए कितना पैसा बच सकता है। तो अगर किसी का स्कोर खराब है तो क्या किताब उसे सुधारने के रास्ते भी सुझाती है? हाँ, इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे अपने सभी बिलों का पेमेंट टाइम पर करना। ये सबसे जरूरी है, खासकर लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल। अपनी क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करना, आमतौर पर 30% से कम रखना अच्छा माना जाता है। और समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहना कि कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट भी चेक करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। कभी कभी उसमें गलतियां हो सकती हैं, तो ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं स्कोर में। ये सब जानना वाकई जरूरी है। ठीक है, तो हमने मानसिकता बदली, सिस्टम ऑटोमेट किया, कर्ज को संभाला। अब पैसा बढ़ाने की बात करते हैं। किताब साफ कहती है कि सिर्फ बचत खाते में पैसा रखना काफी नहीं है। एकदम सही। बचत करना महत्वपूर्ण पहला कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा वो आपके लिए मेहनत करें और महंगाई को मात दे, तो निवेश करना वो अनिवार्य है। बैंक में रखा पैसा तो समय के साथ अपनी वैल्यू खोता जाता है। लेकिन निवेश, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव, इतने सारे विकल्प, कहां से शुरू करें? क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? किताब इसी डर को कम करने की कोशिश करती है। रमित सेठी का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वो मुश्किल रणनीतियों के बजाय सिंप्लिसिटी पर जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि ज्यादातर आम निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करना। इंडेक्स फंड्स ये क्या होते हैं और कम लागत वाले क्यों? इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी खास मार्केट इंडेक्स, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 या सेंसेक्स है, उसकी सभी कंपनियों में उसी अनुपात में निवेश करते हैं। अच्छा, मतलब मुझे अलग अलग स्टॉक नहीं चुनने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी झंझट से मुक्ति मिल जाती है और आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। और कम लागत वाले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि निवेश पर जो फीस लगती है ना, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, हाँ, वो सुना है, वो आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डालती है। भले ही 1% या 1.5% फीस सुनने में कम लगे, लेकिन 20-30 साल के निवेश में ये लाखों रुपए का फर्क पैदा कर सकती है। सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फीस में चला जाए। अरे बाप रे, ये बात तो ध्यान देने वाली है। यानी फंड चुनते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, फीस पर भी गौर करना जरूरी है। और किताब में कंपाउंडिंग के जादू का भी जिक्र है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज, इसको तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अच्छा, हाँ, और सही कहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको न सिर्फ अपने मूल निवेश यानी प्रिंसिपल पर रिटर्न मिलता है, बल्कि उस रिटर्न पर जो रिटर्न मिलता है उस पर भी रिटर्न मिलता है। ये ब्याज पर ब्याज का खेल है। अच्छा, मतलब पैसा अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है? बिल्कुल। समय के साथ इसका असर एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब तेजी से बढ़ता है। शुरुआत में शायद असर धीमा लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। स्नोबॉल इफेक्ट? हाँ, यही कारण है कि किताब बार बार कहती है जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए उतना ही बेहतर। 10 साल देर से शुरू करने का मतलब हो सकता है रिटायरमेंट पर लाखों का नुकसान, भले ही आप बाद में ज्यादा पैसा निवेश करें। वाह, ये तो सच में शक्तिशाली विचार है। मतलब छोटी शुरुआत भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती है। ये सारी बातें मानसिकता, ऑटोमेशन, कर्ज मैनेजमेंट, निवेश मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। और वो तस्वीर क्या है आखिर में? वो तस्वीर है आपकी अपनी डिजाइन की हुई रिच लाइफ,
किताब का अंतिम लक्ष्य सिर्फ आपको पैसे बचाने या निवेश करने के तरीके सिखाना नहीं है, बल्कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल करके वो जिंदगी जी सकें जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। तो ये फिर से उसी शुरुआती विचार पर लौट आता है, उन चीजों पर जानबूझकर खर्च करना जो किसी के लिए मायने रखती हैं और बाकी सब पर कटौती करना। और ये रिच लाइफ हर किसी के लिए अलग होगी, है ना? निश्चित रूप से। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है हर साल विदेश यात्रा करना, किसी के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना, किसी के लिए अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना, या किसी के लिए बिना आर्थिक चिंता के अपना कोई पैशन फॉलो करना। किताब आपको उकसाती है कि आप रुककर सोचें, आपकी परिभाषा क्या है रिच लाइफ की, वो कैसी दिखती है, महसूस होती है, और फिर अपने फाइनेंस को इस तरह से डिजाइन करें कि वो आपको उस लक्ष्य तक ले जाए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? यहीं पे शायद वो 6 हफ्तों का एक्शन प्लान काम आता है। क्या हम उसके मुख्य पड़ावों पर एक नजर डाल सकते हैं? ये कैसे इन सभी विचारों को जमीन पर उतारता है? जरूर। ये 6 हफ्ते का प्लान ही इस किताब की जान है। यही इसे सिर्फ थ्योरी से एक्शन में बदलता है। हर हफ्ता एक खास पहलू पर फोकस करता है। ओके, पहला हफ्ता अपने मौजूदा बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड्स का ऑडिट, मतलब हिसाब लगाना कि क्या क्या है, बेकार खाते बंद करना, सही बचत और चेकिंग खाते चुनना जो कम फीस वाले हों और ऑटोमेशन में मदद करें, क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करने की नींव रखना। मकसद अपनी आर्थिक नींव को मजबूत और सिंपल बनाना। ठीक है, पहला हफ्ता सफाई और व्यवस्था का। दूसरा, किस ब्याज दर पर है, फिर उसे चुकाने की एक ठोस योजना बनाना, खासकर महंगे कर्ज के लिए, जैसा हमने पहले बात की थी। मकसद कर्ज के बोझ को समझना और उसे खत्म करने का रास्ता तय करना, क्योंकि वो तरक्की रोक सकता है। ठीक, कर्ज से निपट लिया, अब आगे। तीसरा हफ्ता शायद ऑटोमेशन और निवेश से जुड़ा होगा। सही पकड़ा आपने। ठीक। तीसरा और चौथा हफ्ता बचत और निवेश खातों को सेटअप और ऑटोमेट करना, सही निवेश चुनना, जैसे वो कम लागत वाले इंडेक्स फंड, ये तय करना कि हर महीने कितना निवेश करना है, और फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना। मकसद पैसे को अपने आप बढ़ने वाले मोड में डालना, ताकि आपको हर महीने सोचना ना पड़े। बढ़िया, यानी पहले नींव ठीक की, फिर रुकावट हटाई और अब ग्रोथ इंजन चालू किया। आखिरी 2 हफ्तों में क्या होता है? 5वां हफ्ता अपने खर्चों को अपने रिच लाइफ के अनुसार ढालना। यहाँ वो स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग वाला फंडा काम आता है। एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना, यानी तय करना कि किन चीजों पर खुशी से खर्च करना है और कहाँ कटौती करनी है। ये बजट जैसा है, पर ज्यादा फ्लेक्सिबल और आपकी वैल्यूज पर आधारित। मकसद खर्च को कंट्रोल करना और उसे अपनी खुशियों और लक्ष्यों से जोड़ना। कॉन्शियस स्पेंडिंग अच्छा टर्म है। और छठा हफ्ता अपनी पूरी प्रणाली को मेंटेन और ऑप्टिमाइज करना। ये पक्का करना कि ऑटोमेशन सही से काम कर रहा है, निवेश योजना ट्रैक पर है, और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट करना, जैसे सैलरी बढ़ने पर निवेश बढ़ाना। मकसद सिस्टम को टिकाऊ बनाना और उसे अपनी बदलती जरूरतों के हिसाब से ढालते रहना। तो ये वाकई एक कदम दर कदम गाइड है जो एक बड़ी चुनौती को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देती है। इससे शुरुआत करना कम डरावना लगता है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये परफेक्शन पर नहीं, एक्शन पर जोर देती है। छोटी शुरुआत करें, सिस्टम बनाए और फिर उसे धीरे धीरे बेहतर करते जाएं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, तो स्रोत के शब्दों में कहें तो अगर कोई चाहता है कि पैसा उसके लिए काम करे, ना कि वो पैसों के पीछे भागता रहे, तो ये किताब उसका रोड मैप है। क्या ये सही निचोड़ है? ये बिल्कुल सटीक है, एकदम परफेक्ट समरी है। ये किताब आपको मानसिकता बदलने से लेकर प्रैक्टिकल कदम उठाने तक का पूरा सफर कराती है। ये बताती है कि आर्थिक नियंत्रण पाना मुमकिन है और इसके लिए कोई फाइनेंस का जादूगर होने की जरूरत नहीं है। हाँ। ऑटोमेशन, समझदारी भरा निवेश, कर्ज का मैनेजमेंट और सबसे बढ़कर अपनी रिच लाइफ पर क्लैरिटी, ये सब मिलकर आपको सशक्त बनाते हैं। वाकई ये सिर्फ गणित या नियमों की बात नहीं है। ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कला सीखने जैसा है, जिसमें पैसा एक मददगार साथी बने, ना कि मालिक। हाँ, नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। पैसे को लेकर जो डर है या गिल्ट है या टालम टोल करने की आदत है, उसको हटाकर उसे एक शक्तिशाली टूल के रूप में देखना होगा जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। चलिए इस गहरी चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए कुछ सोचने को छोड़ते हैं। पहला सवाल तो यही है, उनकी अपनी रिच लाइफ की परिभाषा क्या है? वो कौन सी जिंदगी है जिसे वो सच में पाना चाहते हैं, अगर पैसे की बाधा ना हो तो? ये बहुत जरूरी सवाल है। और दूसरा,
थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड सवाल। आज की चर्चा से जो भी सीखा उसके आधार पर वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ऑटोमेटेड कदम है जो वो आज उठा सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को उस रिच लाइफ की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्या हो सकता है वो कदम? शायद अपने बचत खाते में हर महीने सिर्फ 500 रुपए का ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना, या किसी कम फीस वाले इंडेक्स फंड के बारे में बस 15 मिनट रिसर्च करना, कुछ भी छोटा सा। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि किताब हमें याद दिलाती है, बड़े आर्थिक बदलाव अक्सर क्रांतिकारी छलांगों से नहीं आते। वो छोटे, लगातार उठाए गए समझदारी भरे कदमों से आते हैं, और पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। एग्जैक्टली, पहला कदम आज ही।